हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास वही रीतिकाल पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद भी रीतिकाल पर एक और दो क्लास आ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि रहे? भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे। भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि क्या कहलाते हैं? तो आचार्य कवि। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आचार्य कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध कवियों में भूषण के अतिरिक्त और कौन आते हैं? तो देव, मतिराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति। ठीक है, देव, मतिराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति, ये सभी क्या है? रीतिबद्ध कवि रहे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय। घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि रहे। घनानंद रीतिमुक्त धारा से संबंधित थे। ठीक है, ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा है? तो साक्षात रसमूर्ति कहा है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे सुजान सागर, विरहा लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, इशकलता। सुजान सागर, विरहा लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, इशकलता। यहाँ पे ल में आकार की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? निम्न में से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। तो विज्ञान गीता और रसिक प्रिया ये दोनों ही रचनाएं किनकी है? तो केशव दास की है। रसिक प्रिया और विज्ञान गीता ये दोनों ही रचनाएं किनकी है? तो केशव दास की है। आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना है हमें। जन्मकाल के अनुसार इन रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या देखते हैं कि जन्मकाल क्या रहा। केशव दास का जन्मकाल रहा 1555। केशव दास का जन्मकाल क्या रहा? तो 1555। ठीक है, केशव दास का जन्मकाल रहता है 1555। बिहारी का जन्मकाल क्या रहा? तो 1595। बिहारी का जन्मकाल रहा 1595। बिहारी का जन्मकाल रहा 1595। मतीराम का जन्मकाल रहता है 1617। मतीराम का जन्मकाल क्या रहा? 1617। घनानंद का जन्मकाल रहता है 1689। घनानंद का जन्मकाल रहा 1689। ठीक है, तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रमानुसार ही दिया गया है। ठीक है, केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617, घनानंद 1689। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाली का सपूत कपिकुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उक्त काव्य पंक्तियाँ किनकी है? ये वाली काव्य पंक्तियाँ किनकी है? तो सेनापति की है। बाली का सपूत कपिकुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, ये काव्य पंक्तियाँ किनकी है? तो सेनापति की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि मतीराम, राम सहाय, अमीर दास इन तीनों ने सतसई की रचना की है। ठीक है, चिंतामणि की कुछ प्रमुख कृतियाँ जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये सभी किनकी रचनाएं हैं? तो चिंतामणि की रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? तो रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। इनमें एक ही ऐसा वाक्य है जो काफ़ी जैसे नेगेटिव साउंड कर रहा है एक तरह से, तो ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा रीतिकालीन काव्य की विशेषता, रीतिकालीन वीर काव्य की विशेषता। तो रासो काव्य की अपेक्षा सबसे अधिक प्रामाणिक है। रासो काव्य की अपेक्षा रीतिकालीन वीर काव्य अधिक प्रामाणिक है, सही है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, ये भी सही है। वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो इनका पहले हम देख लेते हैं कि इनका काल क्या रहा। ठीक है, रचना काल क्या रहा? तो भाव विलास, भाव विलास का काल क्या रहता है? भाव विलास का काल रहा आपका 1689। भाव विलास का काल क्या रहा? 1689। भाव विलास का काल रहा 1689। काव्य निर्णय का काल क्या रहा? काव्य निर्णय का काल रहा आपका 1746 काव्य निर्णय का रहा। रस रहस्य का क्या रहा? तो रस रहस्य का रहा आपका 1670। ठीक है, जगत विनोद का क्या रहा आपका? 1803 से 1821। 1803 से 1821। ठीक है, तो ये इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? रस रहस्य। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? भाव विलास। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? काव्य निर्णय 1746। और अंत में क्या आ जाएगा आपका? जगत विनोद 1803 से 1821। जगत विनोद 1803 से 1821। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? सही क्रम हो गया। ये इसका सही क्रम हो गया। ग रस रहस्य 1670, उसके बाद क भाव विलास 1689, उसके बाद ख 1746 काव्य निर्णय, फिर जगत विनोद 1803 से 1821। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि इन सभी जैसी ये रचनाएं हैं, इनके रचनाकार कौन रहे। तो भाव विलास के रचयिता कौन रहते हैं? देव। भाव विलास के रचयिता रहे देव। ठीक है, भाव विलास के रचयिता कौन रहे? तो देव। भाव विलास के रचयिता रहे देव। काव्य निर्णय के रचयिता कौन रहते हैं? तो काव्य निर्णय के रचयिता रहे भिखारी दास। काव्य निर्णय के रचयिता कौन रहे? तो भिखारी दास। काव्य निर्णय के रचयिता रहे आपके भिखारी। काव्य निर्णय के रचयिता कौन रहे? तो भिखारी दास। ठीक है, काव्य निर्णय के रचयिता रहे भिखारी दास। उसके बाद रस रहस्य के रचयिता कौन रहते हैं? तो कुलपति मिश्र। रस रहस्य के रचयिता रहे कुलपति मिश्र। जगत विनोद के रचयिता रहते हैं पद्माकर। जगत विनोद के रचयिता पद्माकर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमें सुमेलित करना है। ठीक है, अगला हमें सुमेलित करना है। अलंकार प्रकाश किनकी रचना है? अलंकार प्रकाश किनकी रचना है? तो भूषण की। अलंकार प्रकाश किनकी रचना है? अलंकार प्रकाश किनकी रचना है? तो भूषण की रचना है। अंग दर्पण किनकी रचना है? तो अंग दर्पण किनकी रचना है? रसलीन की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अंग दर्पण किनकी रचना है? अंग दर्पण हो गया आपका रसलीन। अंग दर्पण रसलीन। ठीक है, आलम केली किनकी रचना है? तो आलम केली की रचना है। उसके बाद रतन हजारा रसनिधि। ठीक है, रतन हजारा रसनिधि। अलंकार प्रकाश भूषण, अंग दर्पण हो गया आपका रसलीन, आलम केली आलम, रतन हजारा रसनिधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। भाषा भूषण किनकी रचना है? तो जसवंत सिंह। भाषा भूषण किनकी रचना है? जसवंत सिंह। अलंकार पंचाशिका किनकी रचना है? तो मतीराम। अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना है। विष्णुपद कीर्तन किनकी रचना है? तो रसनिधि। विष्णुपद कीर्तन किनकी रचना है? तो रसनिधि। ठीक है, उसके बाद रस विलास किनकी रचना है? तो चिंतामणि। रस विलास चिंतामणि। भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि, रस विलास चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, ये तीनों ही रचनाएं किनकी है? तो केशव दास की है। परंतु भू परिक्रमा नामक रचना किनकी है? विद्यापति की। भू परिक्रमा रचना किनकी है? तो विद्यापति की रचना है। विद्यापति की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, लिखनावली। ठीक है, विद्यापति की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं जैसे शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, लिखनावली। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो भाव विलास अष्टयाम, सुजान विनोद, ये तीनों ही रचनाएं किनकी है? तो देव की है। परंतु अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। फिर ये किनकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। अलंकार गंगा श्रीपति की रचना है। श्रीपति की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास विनोद। काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास विनोद, ये तीनों ही रचनाएं किनकी है? तो श्रीपति की है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी पंक्ति है? सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ये किनकी पंक्ति है? तो बिहारी की पंक्ति है। ठीक है, किनकी है? तो बिहारी की पंक्ति है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। आगे बढ़ेंगे। युक्त तरंगिनी के रचनाकार कौन रहे? युक्त तरंगिनी के रचनाकार कौन रहे? तो कुलपति मिश्र युक्त तरंगिनी के रचनाकार रहे। युक्त तरंगिणी के रचनाकार कौन रहे? तो कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रस रहस्य, संग्राम सार, नखशिक, द्रोण पर्व। कुलपति मिश्र की कुछ प्रमुख रचनाएं रस रहस्य, संग्राम सार, नखशिक, द्रोण पर्व। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये तीनों ही रचनाएं भिखारी दास की है। परंतु भाषा भूषण किनकी रचना है? तो जसवंत की रचना है। भाषा भूषण किनकी रचना है? तो जसवंत की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। ठीक है, जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रसविलास देव की रचना है, सही है। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। ललित लला मतिराम की रचना है, परंतु गंगा लहरी रत्नाकर की रचना नहीं है। ठीक है, गंगा लहरी रत्नाकर की रचना नहीं है। फिर ये किनकी रचना है? गंगा लहरी किनकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। ठीक है, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक नामक ग्रंथ के आधार पर की। यहाँ पर पूरा चा हो जाएगा। ठीक है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक नामक ग्रंथ के आधार पर की। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, आनंद विलास। महाराज जसवंत सिंह की भाषा भूषण के अलावा जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं सिद्धांत बोध, आनंद विलास। भाषा भूषण की रचना उन्होंने किस ग्रंथ के आधार पर की? तो चंद्रालोक के आधार पर की। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? रामचंद्रिका का रचना समय रहा 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका का रचना समय क्या रहा? तो 1601 ईस्वी। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो केशवदास। इसके रचयिता कौन रहे? केशवदास, रामचंद्रिका के रचयिता। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही कर दी थी। ठीक है, रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी, जिसका रचना काल क्या रहा, रचना समय क्या रहा? तो 1601 ईस्वी। 1601 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों ने केशवदास को क्या माना है? तो रीति काव्य का प्रवर्तक माना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन रहे? श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन रहते हैं? तो द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के रचयिता रहे द्विजदेव रीतिमुक्त कवि थे। ठीक है, द्विजदेव रीतिमुक्त कवि थे। हमें रीतिकाल में ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से कवि रीतिमुक्त में आते हैं, कौन रीतिबद्ध में, कौन रीतिसिद्ध में। ठीक है, द्विजदेव रीतिमुक्त कवि थे। ये अयोध्या के महाराज थे। इनकी अन्य रचना है श्रृंगार बत्तीसी। ठीक है, श्रृंगार लतिका के अलावा इनकी जो अन्य रचना की बात की जाती है वो कौन सी है? तो श्रृंगार बत्तीसी। आगे बढ़ेंगे। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किनका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसके माध्यम से ये पूरे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। ये किस छंद में रचित है? तो दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। ठीक है, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है इनकी भाषा। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 719, जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। ठीक है, बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या 713 माना है।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, साहित्यसार मतीराम की रचना है, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। सही है। जो सुमेलित नहीं है वह है छंदसार भूषण। छंदसार भूषण, ठीक है। छंदसार भूषण की रचना नहीं है, ठीक है। छंदसार भूषण की रचना नहीं है, बल्कि यह मतीराम की रचना है। छंदसार किन की रचना है? तो मतीराम की रचना है। छंदसार मतीराम की रचना है। छंदसार किन की रचना है? तो मतीराम की रचना है। छंदसार मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, रस कविता को अंग भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किनकी है? रस कविता को अंग भूषण है सकल, भूषण है भूषण सकल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रस कविता को अंग भूषण है, भूषण है, भूषण है, भूषण सकल। यहाँ पे एक हो जाएगा आपका भूषण है, ठीक है। भूषण है, भूषण है, यहाँ पे ये ना है, ठीक है। भूषण है, भूषण है, भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किनकी है? तो काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किनकी है? तो भिखारी दास की। आगे बढ़ेंगे। बोधा का असली नाम क्या है? तो बोधा का असली नाम है बुद्धिसेन। बोधा का असली नाम है बुद्धिसेन। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन को उपनाम दिया। क्या? बोधा, ठीक है। बोधा उपनाम बुद्धिसेन को किसने दिया? तो पन्ना नरेश खेत सिंह ने। बोधा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। विरह वारिश और इशकनामा। विरह वारिश और इशकनामा ये बोधा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका किनका है? बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका किनका है? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका किनका है? तो लल्लू लाल, ठीक है। लल्लू लाल। रत्नाकर ने जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात हो रही है यहाँ पे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई का टीका लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से बिहारी सतसई का टीका लिखा, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका माना जाता है, ठीक है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका किनका रहा? तो लल्लू लाल का। बिहारी सतसई पर टीका लिखा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उसका नाम क्या रखा? तो बिहारी रत्नाकर। सूरती मिश्र ने भी बिहारी सतसई का टीका लिखा, नाम क्या रखा? अमर चंद्रिका, ठीक है। सूरती मिश्र ने भी बिहारी सतसई का टीका लिखा, नाम क्या रखा? अमर चंद्रिका। अंबिका दत्त व्यास ने भी बिहारी सतसई की टीका लिखी, क्या नाम रखा? तो बिहारी बिहार। बिहारी बिहार किस में लिखा गया? किस छंद में? तो सवैया छंद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोकसार किनकी रचना है? कोकसार किनकी रचना है? तो कोकसार घनानंद की रचना है। कोकसार घनानंद की रचना है। कोकसार के अलावा जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे सुजान सार, इशकलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रस केली वल्ली, विरहा लीला इत्यादि, ठीक है। सुजान सार, इशकलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रस केली वल्ली, विरहा लीला, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो घनानंद की है। अगला प्रश्न है, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। रीतिमुक्त धारा में प्रमुख रहा। रीतिमुक्त धारा में नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण या फिर आश्रयदाता का गुणगान, तो श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा। रीतिमुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं रीतिमुक्त धारा की। नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रवाह। अगला प्रश्न है, इंद्र जिमी जंभ पर, बाणव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, ये पंक्ति किनकी है? इंद्र जिमी जंभ पर बाणव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, ये पंक्ति किनकी है? तो ये पंक्ति रही भूषण की, ठीक है। ये पंक्ति किनकी है? तो भूषण की। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई, ये पंक्ति किनकी है? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई, यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति है मतीराम की। यह पंक्ति किनकी है? तो मतीराम की।
अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी से। वह कृति जिस पर पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, तो लोकायतन। लोकायतन नामक कृति पर सुमित्रानंद पंत जी को सोवियत लैंड नामक पुरस्कार मिला। उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत जी को ही छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका को। ठीक है। परिमल और अणिमा काव्य कृति किनकी है? निराला की। परिमल और अणिमा नामक काव्य कृति किनकी है? तो निराला की है। निराला का जन्म कहाँ हुआ? महिषादल मेदिनीपुर में। निराला का जन्म हुआ महिषादल मेदिनीपुर में, वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है। महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निस्तरंग। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो निराला। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निस्तरंग। इस काव्य पंक्ति के रचयिता रहे निराला। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किनका है? तो महादेवी वर्मा जी का। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। उत्तर छायावादी कवि कौन रहे? तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट, ये सभी उत्तर छायावादी कवि रहे। फैंटस्माटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। फैंटस्माटा का संबंध किससे है? छायावादी काव्य आंदोलन से। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान होगा यहाँ पे। ठीक है। वर्ग चेतना प्रधान होगा यहाँ पे। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। फैंटस्माटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि किसने माना है? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।